एंटी पेप्टिक अल्सर ड्रग्स को हम मेनली 6 कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं। इसमें जो फर्स्ट कैटेगरी है वो है एंटीबायोटिक्स, जिसमें हमारे पास जो ड्रग्स आती हैं वो हैं एमोक्सिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, मेट्रोनिडाजोल एंड बिस्मथ कंपाउंड्स। कैटेगरी एंटीपेप्टिक अल्सर ड्रग्स की है वो है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, जिसमें हमारे पास ड्रग्स आती हैं ओमेपिराजोल, ईस ओमेपिराजोल, लेंसोपिराजोल, डेक्सलेंसोपिराजोल, पेंटापिराजोल एंड रेबिपिराजोल। जो थर्ड कैटेगरी है वो है H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स। इसमें हमारे पास 4 ड्रग्स आती हैं सिमेटिडीन, रैनिटिडीन, निजाटिडीन एंड फेमोटिडीन। फोर्थ कैटेगरी है एंटी कोलिनर्जिक्स या एंटी मस्क्रीनिक ड्रग्स, जिसमें हमारे पास ड्रग्स आती हैं पिरिंजिपीन, प्रोपेंथिलीन एंड डाइसाइक्लोमीन। फिफ्थ कैटेगरी है साइटोप्रोटेक्टिव, जो दो कैटेगरीज में सब क्लासिफाइड है। साइटोप्रोटेक्टिव्स की जो 2 कैटेगरीज हैं वो है प्रोस्टाग्लैंडिन एंड म्यूकोसल प्रोटेक्टिव्स। प्रोस्टाग्लैंडिन में हमारे पास जो ड्रग आती है वो है मिज़ोप्रोस्टोल, जबकि म्यूकोसल प्रोटेक्टिव्स में जो ड्रग हमारे पास आती हैं वो है सुक्रालोफेट एंड बिस्मथ सबसैलिसाइलेट। लास्ट कैटेगरी है हमारे पास एंटीपेप्टिक अल्सर ड्रग्स की एंटासिड्स, जो है हमारे पास सिस्टमिक एंड नॉन सिस्टमिक। सिस्टमैटिक में हमारे पास आता है सोडियम बाइकार्बोनेट, जबकि नॉन सिस्टमैटिक में हमारे पास आता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट एंड मिल्क एंड म्यूसिन। ओके, मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन को समझने के लिए इन तमाम ड्रग्स के लिए हम ड्रॉ करते हैं एक तरफ ब्लड, बीच में हम पैराइटल सेल्स एंड स्टमक ल्यूमेन। यहाँ पे हम डिफरेंट चैनल्स और डिफरेंट चीज़ें पढ़ेंगे जिनको ब्लॉक करके जो है हमारे पास जो पेप्टिक अल्सर है उसे ट्रीट किया जाता है डिफरेंट मेडिकेशंस के थ्रू। जो सबसे पहले हमारे पास कैटेगरी थी वो थी एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स डिफरेंट यूज़ होती हैं, लेकिन उन तमाम एंटीबायोटिक्स का मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन डिफरेंट है। वो तमाम मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन जो है हम एंटीबायोटिक्स के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो तमाम एंटीबायोटिक्स जो हैं वो एच पाइलोरी बैक्टीरिया की जो फर्दर रिप्रोडक्शन है उन सबको स्टॉप करती हैं। तो उनको हम एंटीबायोटिक्स के चैप्टर में डिस्कस करेंगे, उनका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वो ड्रग्स जो स्टमक, उसके जो सेल्स हैं वहाँ पर जाकर एक्ट करती हैं और HCl की सेक्रेशन को डिक्रीज़ करके पेप्टिक अल्सर को हील करती हैं। तो स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है कि हमारे पास जो है मैंने 3 पोर्शंस बनाए हुए हैं। एक तरफ हमारे पास है ब्लड वेसल्स, बीच में पैराइटल सेल्स एंड देन स्टमक ल्यूमेन। इसकी फिजियोलॉजी स्टमक की और इन सेल्स वगैरह के बारे में मैंने पहले भी वीडियो शेयर की हुई है। उस वीडियो का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आप वहाँ से भी इस वीडियो को देख सकते हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट और अच्छी तरह से क्लियर हो सकें। पैराइटल सेल्स में जो है हमारे पास एक पंप मौजूद होता है और 3 हमारे पास चैनल प्रेजेंट होते हैं। ये हम सब जानते हैं कि पैराइटल सेल्स जो हैं वो HCl प्रोड्यूस करते हैं या HCl सेक्रीट करते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि पैराइटल सेल्स किस तरह से HCl को प्रोड्यूस करते हैं। सबसे पहले जो है हमारे पास ये ब्लैक लाइंस में जो नज़र आ रहा है, ये जो ब्लैक लाइंस में है ये है हमारे पास प्रोटॉन पंप। सेकंड, ये जो ब्लू कलर्ड एरिया है ये शो कर रहा है पोटाशियम चैनल को। देन इसके बाद हमारे पास ये जो नीचे सर्कुलर ड्रॉ हुआ ये है हमारे पास क्लोरीन आयन चैनल। ये पंप और ये जो चैनल हैं ये हमारे पास प्रेजेंट होते हैं सेल और स्टमक ल्यूमन के बीच में, जबकि ब्लड और पैराइटल सेल्स के बीच में हमारे पास एक चैनल प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं बाइकार्बोनेट क्लोराइड एक्सचेंजर।
यहाँ पे मैंने जो है की भी इनकी लिखी हुई है कि सबसे पहले जो हमारे पास है प्रोटॉन पंप होता है, पोटाशियम चैनल, क्लोराइड चैनल एंड बाइकार्बोनेट आयंस एंड क्लोराइड आयन एक्सचेंजर। अब हम इनकी वर्किंग देखते हैं कि ये किस तरह से वर्क करते हैं। ब्लड में हमारे पास होती है कार्बन डाइऑक्साइड। वो कार्बन डाइऑक्साइड मूव करती है पैराइटल सेल्स के अंदर। पैराइटल सेल्स के अंदर आने के बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिलकर कार्बोनिक एसिड बनाते हैं। ये कार्बोनिक एसिड जो है वो स्प्लिट हो जाता है बाइकार्बोनेट आयंस और हाइड्रोजन आयंस में बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम नोन एज कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कार्बोनिक एनहाइड्रेज इसके ऊपर आके एक्ट करता है और ये जो है स्प्लिट हो जाता है कार्बोनिक एसिड बाइकार्बोनेट आयंस में एंड हाइड्रोजन आयंस में। ये जो हाइड्रोजन आयन जनरेट हुआ है ये प्रोटॉन पंप के थ्रू जो है मूव करता है स्टमक ल्यूमेन के अंदर। हाइड्रोजन आयन जो है, क्योंकि ये पंप है तो पंप मीन्स के एक्सचेंजर का काम कर रहा है। मीन्स हाइड्रोजन आयन जब ल्यूमेन में आएगा तो बदले में कोई चीज़ पैराइटल सेल्स में जाएगी। तो इस हाइड्रोजन आयन के एक्सचेंज में जो है पोटाशियम आयंस जो हैं वो पैराइटल सेल्स की तरफ मूव करते हैं। जो पोटाशियम आयंस प्रोटॉन पंप के थ्रू जो है पैराइटल सेल्स के अंदर आते हैं वो वापस स्टमक ल्यूमेन के अंदर मूव कर जाते हैं थ्रू पोटाशियम चैनल, ताकि जो पोटाशियम की कंसंट्रेशन है वो इम्बैलेंस ना हो। अब हमारे पास हाइड्रोजन आयन तो आ गया, अब हमारे पास क्लोराइड आयन कहाँ से आते हैं कि जो हमारे पास बनाए HCl। तो हमारे पास है ब्लड और पैराइटल सेल्स के बीच में बाइकार्बोनेट क्लोराइड आयन एक्सचेंजर। तो बाइकार्बोनेट आयंस जो हमारे पास कार्बोनिक एसिड के स्प्लिट होने से प्रोड्यूस हुए थे वो ब्लड में मूव कर जाते हैं और उसके एक्सचेंज में जो है ब्लड में से क्लोराइड आयंस जो हैं वो पैराइटल सेल्स में आ जाते हैं। और ये क्लोराइड आयंस जो हैं वो क्लोराइड चैनल के थ्रू जो है वो स्टमक ल्यूमेन के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर ये क्लोराइड आयंस हाइड्रोजन आयंस के साथ मिलकर प्रोड्यूस करते हैं HCl। ये हो गया हमारे पास HCl की प्रोडक्शन। अब HCl के लिए जो फैक्टर्स पॉजिटिव फीडबैक का काम करते हैं वो है हमारे पास गैस्ट्रिन है जो पॉजिटिव फीडबैक का काम करता है, एसिटाइल कोलिन है एंड हिस्टामिन है। ये सारी फिजियोलॉजी जो है हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम देखते हैं कि ड्रग्स कहाँ कहाँ एक्ट करती हैं और वो किस तरह से इस HCl की प्रोडक्शन को डिक्रीज़ करती हैं। अगर हमारी बॉडी में जो है किसी भी पेशेंट को पेप्टिक अल्सर है तो उस कंडीशन में जो है हम डिफरेंट मेडिकेशंस देते हैं। अगर वो जो पेप्टिक अल्सर है वो H पाइलोरिक बैक्टीरिया के साथ है तो हम इन ड्रग्स के साथ जो है फर्स्ट चॉइस हमारे पास होती है एंटीबायोटिक्स, देन प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स और फिर जो हमारे पास सेकंड चॉइस आती है वो है एंटीबायोटिक्स विद H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स। बाकी सब जो हैं वो हमारे पास जब हमारे पास कोई ऑप्शन ना रहे या साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से हम बाकी ऑप्शंस को फिर प्रीफर करते हैं। एंटीबायोटिक्स के बाद जो हमारी कैटेगरीज थी क्लासिफिकेशन की उसमें थी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, जिसमें डिफरेंट ड्रग्स थी जैसे ईस्ट ओमेपिराजोल, लेंसोपिराजोल और भी बहुत सारी ड्रग्स थी। तो ये ड्रग्स हमारे पास इनहिबिट करती हैं प्रोटॉन पंप को। मींस हाइड्रोजन आयंस जो हैं वो अब स्टमक ल्यूमेन में नहीं आएंगे। जब हाइड्रोजन आयंस स्टमक ल्यूमेन के अंदर एंटर नहीं होंगे तो HCl की प्रोडक्शन जो है वो रुक जाएगी। पैराइटल सेल्स पे हमारे पास प्रेजेंट होते हैं H2 रिसेप्टर्स जिनके साथ जाके हिस्टामिन बाइंड होता है। हम लास्ट लेक्चर में जहाँ पे हमने फिजियोलॉजी वगैरह पढ़ी थी वहाँ पे हम डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास एंटीरोक्रोमाफिन लाइक सेल्स होते हैं जो रिलीज़ करते हैं हिस्टामिन को, और वो जो हिस्टामिन है वो जाके बाइंड करता है H2 रिसेप्टर्स पे। जब हिस्टामिन जो है H2 रिसेप्टर्स के साथ आके बाइंड हो जाता है तो वो एक्टिवेट करता है प्रोटॉन पंप को, जिसकी वजह से ज़्यादा HCl प्रोड्यूस होता है। तो H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स जो हैं
जैसे सिमिटिडीन, रेनिटिडीन और भी इस तरह की जितनी ड्रग्स हैं H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स की, वो इस रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती हैं और जिसकी वजह से जो है HCl की जो प्रोडक्शन है वो स्टॉप हो जाती है, क्योंकि हमारे पास जो प्रोटॉन पंप है उसकी एक्टिवेशन रुक जाती है। एक और चीज़ जो पैराइटल सेल्स पे प्रेजेंट होती है वो है एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर, जिसे हम कहते हैं मस्क्रीनिक रिसेप्टर्स। जब भी एसिटाइल कोलिन इनके साथ आके बाइंड होता है तो हमारे पास जो HCl की सेक्रीशन है वो इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि जो प्रोटॉन पंप है वो एक्टिवेट हो जाता है। तो जो एंटीकोलिनर्जिक्स हम यूज़ करते हैं जैसे कि पिरिंजिपिन वगैरह और भी बाकी जो ड्रग्स एंटीकोलिनर्जिक्स हैं, उनको हम जब यूज़ करते हैं तो वो ब्लॉक कर देती हैं एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर को, और प्रोटॉन पंप जो है उसकी एक्टिवेशन भी रुक जाती है और HCl की प्रोडक्शन जो है वो स्टॉप हो जाती है। ये हो गई हमारे पास वो ड्रग्स जो किसी चैनल को या किसी रिसेप्टर को ब्लॉक कर रही थी। अब हमारे पास दो कैटेगरीज रह जाती हैं जो हैं एंटासिड्स एंड साइटोप्रोटेक्टिव्स। तो हम अब डिस्कस कर लेते हैं एंटासिड्स और साइटोप्रोटेक्टिव्स को। एंटासिड्स जितनी भी हैं वो हमारे पास बेसिक होती हैं नेचर में, और वो जब भी HCl के साथ जाके स्टमक में बाइंड होंगी तो वो वाटर और साल्ट प्रोड्यूस करती हैं, जिसकी वजह से जो स्टमक की एसिडिटी है वो कम हो जाती है। और इस एसिडिटी के कम होने की वजह से जो है हमारे पास पेप्सिन का जो फंक्शन है वो भी नहीं हो सकता, क्योंकि पेप्सिन जो है अगर pH 4 से ज़्यादा हो तो पेप्सिन अपनी एक्टिविटी शो नहीं कर सकता। एंटासिड के एक एग्जांपल है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। जब ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है दो HCl मॉलिक्यूल्स के साथ मिलता है तो ये हमारे पास मैग्नीशियम क्लोराइड और दो वाटर मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से जो है स्टमक की एसिडिटी जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है। इसी तरह बाकी भी जितने हमारे पास एंटासिड्स हैं वो रिएक्शन करके हमारे पास साल्ट्स और वाटर की प्रोडक्शन करते हैं। फिर हमारे पास जो साइटोप्रोटेक्टिव्स हैं उसमें एक था मिज़ोप्रोस्टोल, जो प्रोस्टाग्लैंडिन की जो सेक्रीशन है उसे इंक्रीज़ करते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन की सेक्रीशन जब इंक्रीज़ होती है तो हमारे पास म्यूसिन और बाइकार्बोनेट आइंस की जो अमाउंट है ल्यूमिन में वो इंक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से जो है हमारे पास जो लेयर्स हैं या ल्यूमिन की जो सरफेस है वॉल्स हैं वो जो है प्रोटेक्टेड हो जाती हैं अगेंस्ट HCl। साइटोप्रोटेक्टिव्स हैं जैसे सुक्रालोफेट, ये हमारे पास क्या करते हैं कि ये एक विस्कस पेस्ट सा बना देते हैं उस एरिया में, अल्सरेटेड जो एरिया है उस जगह पर, और इससे जो है फर्दर एसिड या पेप्सिन के डैमेज से जो है वो स्टमक ल्यूमिन को बचाते हैं। होप सो कि आपको लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपको मिलती रहें। अगर आपने इस लेक्चर से रिलेटेड MCQs सॉल्व करने हैं तो उसके लिए आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं मेरे फेसबुक पेज पे, मेरे इंस्टाग्राम पेज पे और मेरे पिंटरेस्ट पेज पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।